नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल के टीटी नगर से एमएस कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन डॉक्टर अमित गांगुली। यह हमें कानों से जुड़ी बीमारियों और उसके बचाव के उपाय बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर गांगुली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं डॉक्टर अमित गांगुली का। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका। तो कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है, इसके बारे में पहले से हम आपको जानकारी दे दें। दरअसल कान के कॉकलिंग में यह उपकरण लगाया जाता है। एक छोटा, जटिल, उच्च तकनीक वाला सुनने का उपकरण। बहरेपन से पीड़ित लोगों को इसकी जरूरत होती है, जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता है। कॉकलियर इम्प्लांट का अर्थ है कान के कॉकलिंग में यह उपकरण फिट किया जाता है ताकि आपकी सुनने की क्षमता दोबारा वापस आपको मिल सके। तो जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन डॉक्टर अमित गांगुली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी, जो लोगों को कान से जुड़ी तमाम बीमारियां हैं, इसके अलावा वो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे साथ डॉक्टर अमित गांगुली जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है और किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा ये उपयोगी है, इसको किस तरह से समझें। देखिए, इससे कॉकलियर इम्प्लांट पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मल हियरिंग के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो नॉर्मल हियरिंग के लिए ये एक डिस्प्ले है यहाँ पर। इस डिस्प्ले में ये कान है जिसे एक्सटर्नल कान कहते हैं। ये वाला पार्ट मिडिल ईयर कहलाता है, ये वाला पार्ट इंटरनल कान कहलाता है। इसमें यहाँ पर्दा होता है जी। जो साउंड की वेव्स जाती है, ध्वनि तरंगे आती हैं, वो इस पर्दे पे पहुंचती हैं और यहाँ पर इस मिडिल ईयर में ये एम्पलीफाई होके इनर ईयर तक पहुंचता है जी। तो इनर ईयर में जब पहुंचता है तो इनर ईयर में कुछ ऐसी संरचना होती है जिसे हेयर सेल्स कहते हैं। वो इस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देती हैं जी। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इस नर्व्स के थ्रू ब्रेन में चला जाता है। ये ब्रेन में उस सारे जितने भी सिग्नल्स आते हैं उनका एनालिसिस होता है, तब हमको समझ में आता है कि क्या बोला गया है और उसका क्या जवाब देना है। अब ये तो नॉर्मल हियरिंग हो गया। अब आप इस पे देखिए, इसमें कॉकलियर इम्प्लांट उनमें किया जाता है जिनमें सुनाई देने में कमी रहती है जी। जैसे बच्चे पैदा होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों में अब हम कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। बड़ों में भी करते हैं, जैसे कुछ बुजुर्ग जो समय के हिसाब से उम्र के हिसाब से नहीं सुन पाते हैं या किसी कारण से कोई दवाई के असर से नहीं सुन पाते हैं, तो ऐसे लोगों में जब इस तरह की स्थिति हो जाती है कि हियरिंग एड काम नहीं करता है, तब कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। अब कॉकलियर इम्प्लांट काम कैसे करता है? जी सर, इस डिस्प्ले में देखिएगा, कॉकलियर इम्प्लांट के 3 पार्ट होते हैं। एक एक्सटर्नल पार्ट, ये ऊपर से रहता है, स्किन के ऊपर रहता है, और एक इंटरनल पार्ट। ये इंटरनल पार्ट जो है ये अंदर प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। इसको कहते हैं साउंड प्रोसेसर जी, जो साउंड वेव को कलेक्ट करता है और डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये डिजिटल सिग्नल यहाँ से यहाँ पर एक रिसीवर स्टिमुलेटर होता है जो चमड़े के अंदर हम लोग इम्प्लांट करते हैं सर्जरी करके। इस डिजिटल सिग्नल इस इम्प्लांट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जाता है और यहाँ पर जाके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से होते हुए इस इलेक्ट्रोड के थ्रू ये जो इनर ईयर में कॉकलिया बना हुआ है इसके अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व के थ्रू
फिर ब्रेन में पहुंचते हैं। ब्रेन फिर नॉर्मल जैसे दूसरे साउंड्स को एनालाइज करता है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है। पर इसमें जो शुरू में सिग्नल्स आते हैं वो एकदम वैसे नहीं होते हैं जैसे ध्वनि तरंगों से सुनाई देता है। तो इसलिए जब इस तरह का ये इम्प्लांट लगाया जाता है, उसके बाद जो है एक रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे को या बड़े को सिखाया जाता है कि जो सुनाई दे रहा है उसका मतलब क्या है और उसका कैसे रिप्लाई करना है। अब जो बच्चों में है और बड़ों में है उसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि बच्चों को, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उसके पहले ही अगर अपन इम्प्लांट करते हैं तो वो चूँकि सुन नहीं पाते हैं तो समझ भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। और बड़े जिनका हम इम्प्लांट करते हैं जो अधिकतर ऐसे होते हैं जो जिनका स्पीच डेवलपमेंट हो चुका है, जो पहले सुनते थे बाद में सुनना जिनका बंद हो गया है, तो ऐसे मरीज को सुनने के बाद समझने में और बोलने में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितना बच्चों को होता है। इसीलिए बच्चों का जो ट्रेनिंग होता है वो लंबा होता है और बड़ों की ट्रेनिंग जो है उतनी लंबी नहीं होती है। बिल्कुल, ये है कॉक्लियर इम्प्लांट के डिटेल्स। बिल्कुल, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि पहले ये लाइलाज चीज़ें थी और अब चूँकि इतना ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं चीज़ें। और ये अब सर एक चीज़ ये मैं समझना चाहूँगा कि इसे इम्प्लांट करने में कितना वक्त लगता है। और आपने कहा कि वक्त बच्चों को थोड़ा ज़्यादा लगता है, बड़ों को थोड़ा सा कम लगता है अगर उससे तुलना करें, फिर भी इसको इम्प्लांट करने में, इसकी सर्जरी में कितना वक्त लगता है और उसके बाद नॉर्मल तरीके से सुनने में कितना समय लगता है? देखिए, ये जो समय लगता है वो करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच में लगता है पूरे कॉक्लियर इम्प्लांट को करने में। और उसके बाद वहीं पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही इसका चेकअप भी हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद जो है करीब 21 दिन बाद, 21 से 28 दिन के बाद ऊपर का जो ये जो यूनिट है, एक्सटर्नल यूनिट है, वो लगाया जाता है। जब एक्सटर्नल यूनिट लगाया जाता है तो पेशेंट सुनना शुरू करता है। बिल्कुल। और सर्जरी में 1.5 घंटा के आसपास लगता है। और सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होता है बच्चों में, पर्टिकुलरली बड़ों में लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है। बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, जैसे आपने कहा कि जन्म के साथ बच्चों में अगर दिक्कत होती है तो जन्म के साथ जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, उनका संभव है कि वो भी सुनना शुरू कर देंगे और इससे क्या बोलने पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? जी हाँ, ये कॉक्लियर इम्प्लांट जो है जब बच्चा पैदा होता है तब उसके सुनाई देने की स्थिति जैसे 6 महीने से ही समझ में आ जाता है, परिवार वालों को भी समझ में आ जाता है। वैसे तो आजकल जो हॉस्पिटल डिलीवरीज होती हैं उसमें एक टेस्ट होता है ओटो एकॉस्टिक एमिशन, जिससे हम 2 दिन के बच्चों में भी पता लगा सकते हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता है। तो अगर इस तरह से पता चल जाए और साल भर के अंदर अगर उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाए तो उससे जो है बच्चा नॉर्मल स्कूल जाने के 6 साल की उम्र में नॉर्मल स्कूल जाने के अवस्था में आ जाता है सारी ट्रेनिंग के बाद। बिल्कुल, यानी कि एकदम आम जीवन, बोलेगा भी और समझेगा भी और सुनेगा भी। बिल्कुल आम जीवन जैसे दूसरे बच्चे एकदम आम जीवन वो जी सकता है। सर एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि नॉर्मल स्कूल में जा सकता है। बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जो ये मौसम चल रहा है, सर्दी और गर्मी का जो मिक्स वाला मौसम है, जो इसको कहते हैं हम गुलाबी ठंड की शुरुआत है, ऐसे में कान का ख्याल, खासतौर पर बच्चों के कान का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि कान दर्द की सबसे ज़्यादा शिकायत इसी मौसम में आती है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है और कान जो है नाक और गले से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए सर्दी ना होने पाए, बच्चे को ठंड ना लगे, उसका ध्यान रखना चाहिए। पर इस मौसम में दूसरी एक दिक्कत और होती है, वो है एलर्जीज। जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च, इसमें एलर्जीज ज़्यादा होती हैं और नाक में एलर्जी हो तो संभव है कि उसका असर कान पे भी पड़े, तो और उससे कान में दर्द हो सकता है। तो इसलिए ठंड से बचने की जो भी व्यवस्था है वो सब करनी चाहिए। शुरुआत में ही अगर उसको रोक लिया जाए तो कान तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल, अमूमन ये देखा जाता है कि अगर छोटे बच्चों में कान दर्द है तो शुरुआती अगर हम जांच किसी से करवा रहे हैं या फिर हम फ़ोन पर ही कंसल्ट कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि वैक्स हो सकता है।
वैक्स की वजह से वो जम जाता है तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है। सबसे ज़्यादा यही करीब मुझे लगता है कि 90% बच्चों में यही परेशानी रहती है, या फिर दूसरी परेशानियां भी होती हैं इसके साथ साथ, हो सकती हैं? नहीं, हो तो सकती है, वैक्स तो कभी भी हो सकता है, पर आप चूंकि समय के उससे रिलेट कर रहे हैं उसे, तो वो इस समय ज़्यादा सर्दी जुकाम के कारण ही होता है कान में दर्द। जी सर, कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ और समझना चाहूँगा कि ये सर्जरी चूंकि 1.5 से 2 घंटे में हो भी जाती है और बहुत जल्दी सुनने भी लगता है यहाँ पर मरीज, इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? देखिए, इम्प्लांट में जो फेल्योर रेट है वो 0.5% है, यानी 1000 लोगों में 5 लोगों को इम्प्लांट फेल कर सकता है। अब ये जो टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब दुनिया के पॉपुलेशन का 5% जो है वो हियरिंग लॉस से पीड़ित है। किसी हो सकता है किसी को ज़्यादा किसी को कम हो, पर अगर आप ये पूरा अगर उससे देखेंगे तो 40 करोड़ लोग, अगर 800 करोड़ की जनसंख्या देखें तो 40 करोड़ लोग तो हमेशा ही सुनाई देने की कमी से भुक्तभोगी हैं। अगर अपन इनको वो करें, सबको रखें, तो अमेरिका जैसे कंट्री में भी सिर्फ 50% बच्चे ही कॉकलियर इम्प्लांट करवा पाते हैं, और बड़ों में तो ये संख्या और भी कम है, सिर्फ 13% एडल्ट कॉकलियर इम्प्लांटेशन होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी चूंकि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम के थ्रू कॉकलियर इम्प्लांट करवा रहे हैं, तो पिछले 5-7 साल से काफ़ी कॉकलियर इम्प्लांट इंडिया में भी हो रहे हैं। जी सर, इस स्कीम के बारे में भी अगर कुछ आप समझाना चाहें, बताना चाहें कि अगर कोई एक आम इंसान है जिसको इस स्कीम के बारे में बिल्कुल नहीं पता है और इस इम्प्लांट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है और वो बहरेपन से लगातार जूझ रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो किस तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जाएं और इस स्कीम का कैसे वो फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है देश में। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत महंगा सर्जरी है, महंगा ट्रीटमेंट है, करीब 6.5-7 लाख कम से कम लगता है, इसलिए सबके लिए संभव नहीं है ये ट्रीटमेंट करवा सकें। विशेषतः अपने जैसे देश में जहाँ गांव-गांव में लोग बसते हैं, अधिकतर लोग गांव में बसते हैं, वहाँ उनके पास सुविधा भी नहीं होती सरकारी अस्पताल पहुँचने की। इसमें सरकार ने स्कीम बनाया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्क्रीनिंग सेंटर बनाया है, वहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट को पोस्ट किया गया है। वो 5 साल के पहले जो बच्चे 5 साल की उम्र के नीचे हैं, उन लोगों को डिटेक्ट करते हैं कि कितने सुनाई देने की क्षमता है, उसमें हियरिंग एड देकर ट्रायल देते हैं। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो उनको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थ्रू रिफ़र किया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ENT सर्जन है या नहीं भी है, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसका देख रेख करते हैं, तो उनसे तो जाके अगर मिल लिया जाए और अपनी परेशानी बताई जाए तो ये कॉकलियर इम्प्लांट का ये जो ये है संभव है जी। इसमें क्या है कि सरकार ने इसमें जो इनकम टैक्स पेई नहीं है ऐसे लोगों के लिए वो पूरी तरीके से इसका फीस माफ है, पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाती है जो इनकम टैक्स पेई नहीं है। तो इसमें एक बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन आ जाता है जो चाहे तो इसकी सुविधा उठा सकते हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। बिल्कुल, प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए तो ये जो सर्जरी है ये भी उन्होंने पहली बार सुनी होगी, क्योंकि उनको जो आम भाषा में कहा जाता है कि भाई सुनने की मशीन हमने लगवा ली, उसके आगे का प्रोसेस कभी बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। तो सर, मरीज़ जो पहुंचते हैं आपके पास तो वो कितने जागरूक रहते हैं और कितनी ज़्यादा जागरूकता की अभी ज़रूरत है पेशेंट के अंदर? देखिए, जागरूकता की ज़रूरत इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि ऑपरेशन या कॉकलियर इम्प्लांट लगा लेना एकमात्र व्यवस्था नहीं है। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग चलती है जो सालों साल चलती है। कम से कम 2 साल तो चलती ही है। तो उस मरीज को उस पेशेंट को अपने पेरेंट्स के साथ या जिसके साथ भी हो, क्योंकि बच्चा है तो पेरेंट्स के साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। हर महीने में 2 बार 3 बार, बहुत अच्छा हो रोज़ पहुंचे या सप्ताह में 1 दिन पहुंचे, तो जैसे भी सुविधा और संपन्नता होगी
उसके हिसाब से उसे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए जागरूकता की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 6.5 लाख अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि फिर भी लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाते अपने गांव से इसके ट्रेनिंग के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए। तो इन सब चीज़ों में जागरूकता की ज़रूरत तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ कॉकलियर इम्प्लांट लगा लेने से बच्चा सुन तो सकता है पर उसको समझ नहीं पाएगा और बोल नहीं पाएगा। बिल्कुल सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं भी जानना चाहूँगा। हो सकता है बहुत से दर्शक ये जानना चाहें, और एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, और आप डॉक्टर साहब से अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप कॉल कीजिए, आपको सवाल का आपके जवाब मिलेगा। बहुत से लोग इस बात को जानना चाहेंगे, सर किस तरह की ये ट्रेनिंग होती है? आपने कहा कि सालों साल ये ट्रेनिंग चल सकती है, तो बच्चों के लिहाज से अलग बात है, और बड़ों की ट्रेनिंग में कितना वक्त लग सकता है? मिनिमम कितना वक्त लग सकता है और मैक्सिमम? बड़ों की ट्रेनिंग में बहुत समय नहीं लगता है। हाँ, बड़ों की ट्रेनिंग में बहुत समय नहीं लगता है, हाँ। क्योंकि ऑलरेडी वो बोलना सीख चुके हैं, हाँ। समझना सीख चुके हैं। उनके ट्रेनिंग में 5-6 महीने के आसपास की ट्रेनिंग होती है उनकी। पर बच्चों की ट्रेनिंग 2 साल तक चल सकती है। अब इसमें जो जागरूक पेरेंट्स होते हैं, कुछ तो वो घर पे ही करवा लेते हैं, जो वहाँ से सीख के आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर से सीख के आते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर से सीख के आते हैं। वो खुद ही जो है बच्चे का पूरा टास्क जो भी दिया जाता है, महीने भर का, सप्ताह भर का, वो 15 दिन का, वो पूरा करके वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स थोड़े से जागरूक हैं, थोड़े समझदार हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनके जो आउटकम है वो हमेशा से ही बेहतर होते हैं दूसरों से। बिल्कुल सर, कॉकलियर इम्प्लांट 2 साल तो समझ लीजिए जरूरत पड़ती है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉकलियर इम्प्लांट के लिए आजकल अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही आपने कहा कि पता भी चल जाता है, जानकारी मिल जाती है, तो बच्चों के लिहाज से इसको कितना सेफ हम मान सकते हैं? 2 साल का वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन बच्चे अगर स्कूल जब जाना शुरू करें और उनको सुनना आसानी से वो सुन सकेंगे, समझ सकेंगे बातों को, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत सकारात्मक तौर पर इसको देखा जा सकता है। सर एक चीज़ और देखिए क्या है, होने को तो नहीं बिल्कुल सर, अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं आता हूँ। प्लीज। हाँ सर प्लीज़। हाँ, एक्चुअली ये अगर आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ, बच्चा पैदा होते ही अगर पता चल जाता है, तो 1 साल की उम्र में भी ये ऑपरेशन हो सकता है। तो 1 साल की उम्र में सिर्फ ऑपरेशन करने में 2 दिक्कतें होती है। एक तो बच्चे का फिटनेस, एनेस्थीसिया में 1.5-2 घंटा रखना पड़ता है जनरल एनेस्थीसिया में, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि बच्चे के जो कान की हड्डियां हैं, जिसमें अपन पॉकेट बनाते हैं, वो सब बहुत पतले होते हैं। तो इसलिए अगर सही स्पेशलिस्ट मतलब जो बच्चों का ही सर्जरी करते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट से सर्जरी की जा सकती है। तो 1 साल की उम्र में जो सर्जरी होती है उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो बच्चे को लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता है जी जी, जिसको वो 1 से समझ लीजिए 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है। इसको हम न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब उस समय जो न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, वो सबसे अच्छी होती है। तो उस बच्चे को आप बहुत अच्छे से, जैसे 1 साल की उम्र में आपने अगर कर दिया कॉकलियर इम्प्लांट, तो पिछले 6 महीने का जो बैकलॉग है उसको बहुत जल्दी क्लियर कर लेता है, क्योंकि 1 साल की उम्र में वो लंबे समय तक शब्दों को याद रखने के स्थिति में आ जाता है। आप जितना लेट करेंगे उतना बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा, जो उसे सुनना चाहिए था वो सुन नहीं पाया, तो उसका वोकैबुलरी नेचुरली कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि इस सर्जरी के बाद क्या किसी तरह कोई कैप कान पे लगाई जाती है, या किसी तरह कुछ बॉक्स, मतलब इस तरह से लगे कि दूसरा कोई क्या पता लगा सकता है कि हाँ इस बच्चे की सर्जरी हुई है या किसी बड़े की सर्जरी हुई है, देखकर उसके कान को अंदाज़ा लग सकता है? देखिए हाँ, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, जिसको हम साउंड प्रोसेसर कह रहे हैं, वो एक पार्ट लगता है। पीछे एक हियरिंग एड जैसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड को कलेक्ट करता है। पर अब और बेहतर चीज़ें आ गई हैं, जैसे कुछ कंपनी ने एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाने के लिए बनाया है, जो कान के यहाँ पर कुछ नहीं रहता, सिर्फ यहाँ रहता है।
टेम्पोरल बोन के इस पार्ट में कहना जी। चाहिए। तो इसमें क्या रहता है कि ये बाल से ढक सकता है या टोपी के अंदर ढक सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो दिखे, पर जो हम रेगुलर वे में लगा रहे हैं उसमें तो वो दिखता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटर्नल इम्प्लांट लगा रहता है और वो विजिबल रहता है, दिखता है वो जी। और थोड़ा सा जब चूंकि एक्सटर्नल है तो उसको पानी से बचाना पड़ता है। बिल्कुल। अब सर एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि क्या पूरे देश में अब ये जो सर्जरी है ये संभव है, हो सकती है आसानी से, या फिर अभी भी कुछ ही अस्पताल हैं, कुछ ही बड़े सर्जन हैं जो इस सर्जरी को कर सकते हैं? अभी देखिए पिछले 10 साल में तो बहुत प्रचार प्रसार हो गया, बहुत जगह पर हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट स्कीम के कारण, सुविधाएं मिलने के कारण पेशेंट्स भी आ रहे हैं। जो साल में 2-4 हुआ करते थे वो साल में 40-50 होने लग गया एक सेंटर पे। इस तरह से देखा जाए तो अच्छा पूरे इंडिया में प्रदेशों के भी स्कीम्स चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम चल रहा है। तो जहाँ जहाँ प्रदेशों में स्कीम नहीं है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चलता है। अलियावर जंग से वो स्कीम रेगुलेट होता है, वो चलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वो पूरा का ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है कवर्ड है स्कीम के थ्रू। बिल्कुल। सर एक सवाल और है इस सर्जरी से अलग हटकर कि कानों की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, किसी भी मौसम। मैं अगर छोटे बच्चों से शुरू करूं जी सर, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कान में बड्स नहीं डालना चाहिए, कान को साफ नहीं करना चाहिए। हाँ। नहीं तो पेरेंट्स जो है शुरुआत ही से करते हैं कि बड्स से कान साफ कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि बच्चा जब छोटा रहता है, जब दूध पीता रहता है, कभी भी उसको लिटा के दूध नहीं पिलाना चाहिए। उसको हमेशा जो है बैठा के दूध पिलाना चाहिए जहाँ तक हो सके, और दूध पीने के बाद उसको छाती पे रख के उसके पीठ पे थपथपा देना चाहिए, जिससे वो बप कर ले, मुंह से हवा निकाल ले, उसके बाद उसको लिटाया जाए। नहीं तो ये जो बर्प करते हैं तब कान के अंदर गले के थ्रू एक ट्यूब होता है, हाँ। जिससे दूध चला जाता है और कान को इन्फेक्ट करता है। ये बचपन में कान को इन्फेक्ट करने का बहुत बड़ा कारण है, 6-7 महीने 8 महीने की उम्र तक। और तेल ना डाला जाए कान में, सर्दी जुकाम होते ही दवाई ली जाए, ज़्यादा दिन तक सर्दी जुकाम को टाला ना जाए। पर्टिकुलरली एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेते रहनी चाहिए जैसे सर्दी स्टार्ट हो। और बाकी कान में कभी भी कोई मैल निकालने के लिए खुद से कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और सर बड़ों के लिए ऐसे तो स्टेशन पे भी लोग मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टेशन बड़ों में भी मेन यही है, सर्दी जुकाम होने चाहिए कान में। हाँ, स्टेशन पे भी साफ करवा लेते हैं लोग। हाँ, इससे बड़ों को भी है कि बड्स डाल के साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान के जो अंदर का स्किन है हर 15 दिन वो माइग्रेट करके बाहर तक आ जाता है। तो उसमें लगा हुआ जो भी वैक्स रहता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और निकल जाता है खुद ब खुद। और दूसरी बात यह है कि वैक्स का जो सिक्रीशन होता है, कान के मैल का जो सिक्रीशन होता है, वो बाहर के 1/3 हिस्से में होता है, अंदर होता ही नहीं है। हम लोग जब बड्स से क्लीन करते हैं तो ढकेल के हम उसको अंदर पहुंचा देते हैं। इसलिए कभी भी बड्स से या किसी भी चीज़ से कान साफ नहीं करना चाहिए। मतलब हम कान को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, ख़ास तौर पर कि ये सर्जरी कैसे होती है, कितनी कारगर होती है और कितनी फ़ायदेमंद होती है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो आज के लिए सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।